हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेज केमिस्ट्री। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। प्रीवियस लेक्चर जो अपना पहला लेक्चर था ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का, वहाँ तक हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में सीखा कि किस तरीके से हेप्टिसिटी नॉलेज की जाती है और किस तरीके से आपकी जो लिगेंड्स का फॉर्मल चार्ज है वो कैलकुलेट किया जाता है। ये दोनों टर्म्स सीखने के बाद अब हम थर्ड टर्म्स की ओर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। थर्ड जो अपना टॉपिक होगा वो अपना होगा इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। थर्ड अपना टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। जो दो टॉपिक्स अपने सीखे उसी से रिलेटेड ये टॉपिक्स होगा, इसमें कुछ एडिशनल आपको कुछ ज़्यादा नहीं देखना पड़ेगा। ये दो टाइप्स के आपके पास मेथड होते हैं। दो टाइप कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं? पहला मेथड डिस्कस करूँगा मैं। पहला मेथड आपका होता है न्यूट्रल मेथड। पहला मेथड आपका कौन सा होता है? न्यूट्रल मेथड होता है, ठीक है। और जो आपका सेकंड मेथड होता है वो आपका होता है आयनिक मेथड। सेकंड कौन सा होता है? आयनिक मेथड। नोट्स आपको मिल जाएंगे इनके भी, आज के लेक्चर के मिल जाएंगे, प्रीवियस लेक्चर उसके भी नोट्स आपको मैंने प्रोवाइड करवा दिए थे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, पढ़िए आप आराम से बिना किसी टेंशन के। ये एक लेंथी टॉपिक है, कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि कितने ज़्यादा मार्क्स कवर अप कर रहा है। अकेले 25 से 30 मार्क्स डेफिनेट हर साल से क्वेश्चन आ रहे हैं 25 से 30 मार्क्स के, तो आप सोच सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अब मैं बात करूँगा इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन के दो मेथड होते हैं। एक तो होता है न्यूट्रल मेथड, एक होता है आयनिक मेथड। जनरली जो अपने के लिए सूटेबल होता है, जो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, वो होता है न्यूट्रल मेथड। इसलिए हम सिर्फ न्यूट्रल मेथड की बात करेंगे, आयनिक मेथड की तरफ नहीं जाएंगे। जो आपका न्यूट्रल मेथड होता है उसमें जो बॉन्ड का क्लीवेज होता है, जो बॉन्ड का क्लीवेज होता है वो आपका होता है होमोलाइटिकली। कैसा होता है? होमोलाइटिक बॉन्ड का क्लीवेज होता है। जबकि आपका आयनिक जो मेथड होता है उसमें जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा वो होता है हेट्रोलाइटिक। देखो नाम से ही आप समझ सकते हो। आयनिक, आयन कब बनते हैं? आयन हमेशा तभी बनते हैं जब बॉन्ड का क्लीवेज कैसा हो, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो। ये अपने को नॉलेजेबल होता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से न्यूट्रल क्लीवेज करवाना हो या न्यूट्रल बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन ज्ञात करना हो तो आप क्या करोगे? हमेशा होमोलाइटिक क्लीवेज करवाओगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ से कि किस तरीके से अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। अब जो भी एग्जाम्पल अपन करेंगे उसमें तीनों चीज़ें देखेंगे। हम हेप्टिसिटी भी काउंट करेंगे उसमें, हम साथ में उसमें चेक इट करेंगे कि आपका फॉर्मल चार्ज भी क्या होगा, ताकि अपने पिछले वाले कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाएं। और हम साथ में अब नई जो टर्म्स सीखेंगे वो अपन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन भी सीख लेंगे साथ के साथ ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ एग्जाम्पल्स। मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स की अपन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके डाउट्स ज़्यादा ज़्यादा क्या होते जाएँ, क्लियर होते जाएँ। पहला जो इसमें मैं एग्जाम्पल आपके लिए ले रहा हूँ वो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है। देखिएगा, यहाँ कोई मेटल अटैच्ड है और ये अपन ने कल भी किया था ये एग्जाम्पल। आपको पता है यहाँ हेप्टिसिटी कितनी होगी? हेप्टिसिटी 1 हो जाएगी, क्योंकि मेटल जो जुड़ा हुआ है वो इस पूरे लिगेंड के सिर्फ एक ही एटम से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले रहा है या उससे अटैच है, सिर्फ एक ही एटम से। तो हेप्टिसिटी हो गई 1, ईटा 1 से शो कर सकते हैं। अब बात आती है फॉर्मल चार्ज की। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालो? कल भी मैंने आपको बताया था, बॉन्ड को क्लीव करवा दो। और हमेशा मेटल और कार्बन में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होते हैं? हमेशा कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। बस शर्ते ध्यान रखना कि कहीं एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा हो, कोई एरोमेटिक सिस्टम तो नहीं बन रहा हो, कोई रिंग में ऐसा सिस्टम तो नहीं बन रहा हो कि जहाँ एरोमेटिसिटी आ रही हो। बस उसी केस का ध्यान रखना। बाकी हमेशा आपको मेटल और कार्बन के बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन हमेशा कार्बन की तरफ शिफ्ट करना है, तो कार्बन पे आएगा नेगेटिव और मेटल पे आ जाएगा पॉजिटिव। और इस तरीके से आप बता सकते हैं फॉर्मल चार्ज नेगेटिव माइनस का एक फॉर्मल चार्ज आएगा, ठीक है। ये मैंने पीछे भी आपको बताया वीडियोस में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखिएगा। हेप्टिसिटी, फॉर्मल चार्ज और लिगेंड दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ से डेफिनेट क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, अदर क्वेश्चन करेंगे, तब आप समझ जाओगे, असाइनमेंट्स करेंगे तब समझ जाओगे आपके कितने ये टॉपिक ज़रूरी हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर फिर अब इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन की। ईसी लिख रहा हूँ, ईसी मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन। अब इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा वो अपने को देखना है। तो यहाँ से एक बात साफ देख सकते हो, एक बात आप यहाँ से साफ देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन देखिएगा, आपको पता है चेक करना है मेटल और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कैसा है? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। और आपको पता है सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। किसी भी सिंगल बॉन्ड में या एक सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने को पता है इतनी बात। अपन जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन काउंट करने का मेथड अपना ले रहे हैं न्यूट्रल मेथड। तो न्यूट्रल मेथड की तरफ जा रहे हो तो इसका मतलब साफ है कि आप बॉन्ड का क्लीवेज कैसा कराओगे? होमोलाइटिक। और आपको पता है किसी भी एक सिंगल बॉन्ड में, मान लो ए और बी कोई 2 एटम है, उनके बीच में कोई सिंगल बॉन्ड है और आपको बॉन्ड कराना है होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज करा होगा तो उसका साइन कैसा होता है? कुछ ऐसा साइन होता है, हाफ एरो का साइन होता है, आपने सीखा होगा नॉर्मल बेसिक क्लासेस के अंदर, ठीक है। यानी इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? ये ए अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बी अपने वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। और जो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है वो क्या होता है कि कोई भी जो 2 एटम्स जिनमें एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, वो एक एटम जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है।
यानी मैं अगर मान लूँ कि बी वाला आइटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर मैं मान लूँ, तो अगर आप हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करवाओगे तो बी क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ही अट्रैक्ट कर लेगा। जितनी भी मैकेनिज्म पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मोस्टली आयनिक मैकेनिज्म, उनमें हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ही होता है। तो यहाँ से एक्चुअल में क्या बनेगा, ए पर प्लस चार्ज आ जाता है और बी पर कैसा चार्ज आ जाता है, माइनस। तो यहाँ तो आयनिक स्पीसीज बनती है कब, जब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करवा रहे हो। लेकिन अपन कैसा क्लीवेज करवा रहे हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज करवा रहे हैं, बॉन्ड्स का न्यूट्रल मेथड यूज में ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ जैसे करोगे तो ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ऐसे ही, यानी एक तरीके की रेडिकल स्पीसीज यहाँ पे बनती हैं। तो ठीक वही काम आपको यहाँ पे करना है। मेटल जिन भी एटम से अटैच है वहाँ आप जो होमोलाइटिक क्लीवेज है वो करवाते चलो। तो जैसे यहाँ से मैंने होमोलाइटिक क्लीवेज करवाया तो क्या हुआ, इस एक सिंगल बॉन्ड में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कौन ले लेगा, ये कार्बन अपना वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये मेटल अपना वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कुछ हाफ एरो का मैंने कुछ इस तरीके का साइन शो कर दिया, जैसे यहाँ पे साइन शो कर रखा है ऐसा। तो जैसे ही करोगे तो मेटल पे क्या आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उसी तरह कार्बन पे भी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो हमें जो इलेक्ट्रॉन काउंट करना है वो एक्चुअल में लिगेंड्स का अपने कॉन्ट्रीब्यूशन काउंट करना है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ वो चाहे आप मेटल के रेस्पेक्ट में देख सकते हो इलेक्ट्रॉन काउंट या कार्बन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि होमोलाइटिक करवा रहे हो। होमो मतलब समान, जितने भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इक्वल पार्टिसिपेट हो जाएंगे, ठीक है ना। वो अपन आगे भी एग्जांपल्स में सीखेंगे। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वो चाहे आप मेटल के रेस्पेक्ट में निकाल लो या इस कार्बन के रेस्पेक्ट में या इस पूरे लिगेंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आपको पता है मेथड अपना न्यूट्रल मेथड है। यहाँ कोई आयनिक स्पीसीज तो बनने से रही, क्योंकि अपन न्यूट्रल मेथड यूज़ में ले रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है ये मेथड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईजी मेथड भी है, कैलकुलेशन के लिए ईजी रहेगा ये मेथड। एक और एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, देखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का एक एग्जाम्पल है। यहाँ कोई मेटल अटैच्ड है, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो हेप्टेसिटी कितनी है, हेप्टेसिटी आप कहोगे 1 है। क्यों, क्योंकि मेटल इस पूरे लिगेंड के सिर्फ एक ही इस कार्बन से अटैच्ड है, यानी हेप्टेसिटी हुई 1। फॉर्मल चार्ज की अपन बात करेंगे, फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, तो आपको पता है बॉन्ड का क्लीवेज करवाओगे। अब यहाँ फॉर्मल चार्ज ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, एक हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करवाओगे। सिंपल सी बात है, फॉर्मल चार्ज ज्ञात करने के लिए हमेशा हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, या तो इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ जाएंगे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मेटल की तरफ जाएंगे। आपको पता है ये एक थोड़ा सा एक साइक्लिक सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं आपको पहले इसमें एरोमेटिसिटी चेक करनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवा दिया मेटल की तरफ। जैसे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मेटल की तरफ शिफ्ट करवाए, मेटल पे आया नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे आया प्लस चार्ज। तो यहाँ आपको दिखेगा कि ये पूरी जो स्पीसीज होती है, ये पूरी जो स्पीसीज होती है, ये एक एरोमेटिक स्पीसीज बन चुकी है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, किसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और वो 2 क्या है, कॉन्जुगेशन में है। इसका मतलब ये आपको एक एरोमेटिक सिस्टम यहाँ से ऑब्टेंड हुआ। कब, जब मेटल की तरफ आपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए तब। इसका मतलब इस लिगेंड पर फॉर्मल चार्ज कैसा आ चुका है, +1 फॉर्मल चार्ज आ चुका है। यहाँ -1 फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा मेटल कार्बन बॉन्ड को आप क्लीव कैसा करवाओगे कि कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएं और इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ आपने कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवा दिए तो इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव, मेटल पे आ जाएगा पॉजिटिव। और जैसे कार्बन पे नेगेटिव आएगा, ये पूरी स्पीसीज कैसी बन चुकी हो जाएगी, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन चुका होगा। कैसा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और हमेशा 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कैसे होते हैं, एंटी एरोमेटिक होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। इस वजह से अपन इस तरीके का क्लीवेज यहाँ पर नहीं करवाएंगे। ये कुछ एक्सेप्शनल केस में आप मान सकते हो, अदरवाइज तो आपको पता है मेटल और कार्बन में जब भी बॉन्ड का क्लीवेज होगा, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ जाएंगे, मेटल पे आएगा प्लस चार्ज। क्यों, क्योंकि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, इलेक्ट्रॉन डोनर होती है, आप ये मान सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि मेटल का तो काम ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, खुद को पॉजिटिव करने का, ठीक है। ये बात आपको रखनी है ध्यान में। तो ये इस तरीके से एक एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया। अब मैं एक और एग्जाम्पल आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, वो देखिएगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, देखिएगा। ये कुछ इस तरीके का है और यहाँ ये आपका बन रहा है एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मेटल के साथ। यहाँ मैं आपसे पूछूँ हेप्टेसिटी कितनी है, तो आप कहोगे कि ये पूरा जो C3H5 लिगेंड है, ठीक है ना, इसमें ये कार्बन जुड़ रहा है मेटल्स के साथ, ठीक है, डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। जबकि ये जो दोनों कार्बन हैं, ये दोनों कार्बन हैं, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इस मेटल को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू। यानी ये दोनों कार्बन भी मेटल से अटैच्ड हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू, दोनों के दोनों कार्बन अटैच्ड हैं। ये कल भी अपनी बात हुई है, कल भी मैंने आपको अच्छे से सिखाया था। तो यहाँ से हेप्टेसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि दोनों कार्बन भी अटैच्ड हैं और ये कार्बन एटम भी अटैच्ड है, यानी इस पूरे लिगेंड के तीनों कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं। तो हेप्टेसिटी होगी 3, यहाँ से देख लिया अपन ने। मैं बात करूँ फॉर्मल चार्ज कितना होगा, तो फॉर्मल चार्ज भी आप निकाल सकते हो। आपको पता है, मैंने कल बताया था
फॉर्मल चार्ज आपको पता है यहाँ है कोई भी एक साइक्लिक सिस्टम तो ये है नहीं, तो अगर यहाँ से फॉर्मल चार्ज देखोगे इस कार्बन एटम के रेस्पेक्ट में, तो कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा, मेटल कार्बन में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, कार्बन एटम की तरफ, तो यहाँ पे आएगा -1 चार्ज और इस पे आएगा +1 चार्ज। तो यहाँ से इस साइड से तो आ गया -1 का फॉर्मल चार्ज। अब बात करते हैं यहाँ से, यहाँ एक कैसा बॉन्ड बना रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का हमेशा फॉर्मल चार्ज कितना होता है, 0 होता है। यानी ओवरऑल ये जो पूरा लिगेंड है ये -1 का फॉर्मल चार्ज रख रहा है। कैसा फॉर्मल चार्ज रखता है, -1 फॉर्मल चार्ज रखता है, ठीक है। अब मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन की। इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, इसी देखिएगा इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन अपन कैसे यहाँ से फाइंड आउट करने वाले हैं। आपको पता है कि यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन काउंट करना, तो न्यूट्रल मेथड काम में लोगे। न्यूट्रल मेथड में क्या करोगे, जो भी बॉन्ड्स हैं उनको होमोलाइटिक क्लीवेज करवाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ आपको पता है ये जो सिग्मा बॉन्ड है या कोई एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ये है जैसे क्लिप्ड होगा, होमोलाइटिक क्लिप्ड होगा, तो यहाँ इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ इस मेटल पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ ये बन रहा है एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यानी इसको मैं थोड़ा ऐसे भी शो कर सकता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे शो कर सकता हूँ। इसको देखिएगा कंपाउंड को कि ये कार्बन भी अटैच है मेटल के साथ और ये कार्बन भी अटैच है मेटल के साथ। आई के पास मुझे, और इनमें क्या एक पाई बॉन्ड था, दोनों मतलब मान सकते हैं कि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ही है। तो ये भी अपने पाई इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये भी अपने पाई इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। तो ये इसी को थोड़ा सा शो कर दिया इस तरीके से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू, ठीक है ना, कि अपने पाई इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से भी इस सिंगल बॉन्ड से भी एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसने ले लिया। इस सिंगल बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसने भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और यहाँ से भी आप देख सकते हो कि यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने इस मेटल ने ले लिया। आपको साफ साफ यहाँ से जाहिर हो रहा है। यानी ओवरऑल अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन चेक करोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन निकलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन 3 आएगा। या फिर आप समझ सकते हो एक डायरेक्ट मेथड में आपको बताऊँ, सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है, तो वहाँ से तो एक इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन अपने आप ही आ जाएगा। और कहीं भी आपको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दिखे, पाई इलेक्ट्रॉन से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता दिखे, तो आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। भाई एक डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, और एक सिग्मा बॉन्ड में यहाँ से कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास आसानी से आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे आप देख सकते हो इजी वे में, ठीक है। तो एक डबल बॉन्ड में कितने मान सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन मान सकते हो कॉन्ट्रीब्यूशन, और एक सिंगल बॉन्ड में आप 1 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन मान सकते हो। तो ओवरऑल 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा इसमें इतनी सोचने की नीड अपने को नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल की मैं बात करूँ, यहाँ पे कोई मेटल है और कार्बन से कुछ इस तरीके से वो अटैच्ड है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आपने देखा कि जो हेप्टेसिटी अगर आपको निकालनी हो तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। आपको पता है मेटल जुड़ी हुई इस पूरे लिगेंड के सिर्फ एक ही एटम से, आपको यहाँ पे इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ डबल बॉन्ड है तो हेप्टेसिटी 2 हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताई थी हेप्टेसिटी क्या होगी, आपकी हेप्टेसिटी होती है यहाँ से। तो इस एग्जाम्पल में आप साफ जाहिर आपको दिख रहा है कि यहाँ जो मेटल है वो डबल बॉन्डेड जरूर है इस कार्बन एटम के साथ, लेकिन ये जो पूरा लिगेंड है ये सिर्फ इस पूरे लिगेंड में सिर्फ एक ही एटम कंट्रीब्यूशन कर रहा है मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में या बॉन्ड बनाने में, ठीक है। मैंने बताया था हेप्टेसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ लिगेंड, ठीक है ना। लिगेंड के कितने डोनर एटम्स अटैच है मेटल से, वो देखना आपको। ये नहीं देखना कि कितने बॉन्ड बन रहे हैं, ये नहीं देखना है। हेप्टेसिटी में सिर्फ चेक करना आपको कि कितने डोनर एटम लिगेंड के अटैच है मेटल से, तो पूरा आपको दिख रहा है सिर्फ एक ही डोनर एटम है, तो यहाँ हेप्टेसिटी हो जाएगी आपकी 1, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मल चार्ज की। फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे, फॉर्मल चार्ज के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करवाते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ये क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बना है, और एक डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप सब समझ सकते हो। यहाँ से एक डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करवाओगे इस पहले बॉन्ड का, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, कार्बन पे आएगा माइनस का चार्ज और इस मेटल पे आ जाएगा प्लस का चार्ज। ये तो एक बॉन्ड टूटा है। ऐसे दूसरा बॉन्ड तोड़ोगे तब भी वो इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था हमेशा मेटल कार्बन में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सिर्फ कार्बन की तरफ ही जाएंगे अगर वहाँ कोई साइक्लिक सिस्टम में कोई एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा हो तब तक। ये तो एक सिंपल हाइड्रोकार्बन है, कोई असाइक्लिक सिस्टम है, ये तो एक असाइक्लिक सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है ये कार्बन फिर से नेगेटिव और इस मेटल पर फिर से पॉजिटिव, 2 बॉन्ड हैं, दोनों के 2 बॉन्ड टूटेंगे, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, ओवरऑल -2 चार्ज आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ से। तो यहाँ से फॉर्मल चार्ज हो जाएगा -2, क्यों, क्योंकि फॉर्मल चार्ज होता है लिगेंड का, ध्यान रखना, ना कि मेटल का, ठीक है। फॉर्मल चार्ज किसका निकलता है, लिगेंड का निकलता है, ना कि मेटल का। तो यहाँ से ओवरऑल ये पूरा लिगेंड है -2 फॉर्मल चार्ज रखिएगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही मैं क्या करेंगे अपन, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक अपन कंट्रीब्यूशन चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन के लिए क्या करोगे, वही होमोलाइटिक क्लीवेज। तो आपको दिख रहा है मेटल डबल बॉन्डेड है
और एक डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिंपल है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हो 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आ जाएंगे, ठीक है ना, ओवरऑल। या फिर आप इसको थोड़ा सा कैसे सोच सकते हो कि कुछ इस तरीके का कंपाउंड है और आपको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो इस बॉन्ड को होमोलैरिटी क्लीवेज करवा दो। जैसे क्लीवेज कराओगे इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ऐसे ही अभी दूसरा बॉन्ड है, इसको भी होमोलैरिटी क्लीवेज करवा दो कुछ इसी तरीके से, ठीक है, तो इस पर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इस कार्बन पे एक और इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल चाहे वो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, चाहे मेटल का कर लो, किसी भी एक का कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे और यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन था, एग्जाम्पल था। नेक्स्ट जैसे अपन एक और ये एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई करना, ये एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई करना। यहाँ आपको वही चेक करना है, हेप्टेसिटी, फॉर्मल चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। नोट्स में बिना देखे आपको ये क्वेश्चन एक बार वीडियो पॉज करके आपको यही करना है, ये एग्जाम्पल, यहाँ से क्या हेप्टेसिटी होगी, क्या फॉर्मल चार्ज, क्या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की। ये एग्जाम्पल भी हो सके तो आप खुद से ट्राई करना, नहीं वरना मैं अभी करवा रहा हूँ आपको, देखिएगा कुछ इस तरीके का ये एग्जाम्पल है, ठीक है, कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल है। अब ये एल्कीन, ये जो एल्काइन आपको दिख रही है, ये कुछ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रही है मेटल के साथ। तो मैं आपसे पूछूं कि हेप्टेसिटी कितनी होगी, फॉर्मल चार्ज कितना होगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा। तो आपको दिख रहा है हेप्टेसिटी में तो साफ साफ आपको क्या चेक करना होता है, पूरे लिगेंड के कितने डोनर एटम्स अटैच है मेटल से, ठीक है ना। तो आपको पता है ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने का मतलब क्या है कि ये कार्बन भी जुड़ रहा है एक्चुअल में क्या है कि आपका ये वाला कार्बन भी जुड़ रहा है मेटल के साथ और ये वाला कार्बन भी जुड़ रहा है मेटल के साथ। ये अपने पहले भी बात की, तो यहाँ से हेप्टेसिटी तो आपकी आ जाएगी 2, ठीक है। बात करते हैं फॉर्मल चार्ज की। तो फॉर्मल चार्ज मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेटल का लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है, कोई सिग्मा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर फॉर्मल चार्ज आपका हो जाएगा 0, क्योंकि मैंने बताया था फॉर्मल चार्ज कब आएगा, जब आप क्या कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हो, तो फॉर्मल चार्ज हमेशा 0 आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी आप आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ से। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैसे निकालोगे, आपको पता है कि यहाँ से क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। और एक ट्रिपल बॉन्ड में क्या होते हैं, एक सिग्मा और 2 पाई। एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। और एक सिग्मा बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ से आपका हो जाएगा आसानी से, ठीक है। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियरफाई हो गई होगी, ठीक है। आप हमेशा क्या चेक करोगे, आप हमेशा सिग्मा बॉन्ड चेक कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप फॉर्मल चार्ज वहाँ से निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। यहाँ भी अगर आपको शायद कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आई थिंक, ठीक है ना। एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर अगर थोड़ा सा ओपन करके देखोगे तो कैसी बनती हुई आपको नज़र आएगी, देखिएगा कि आपकी जो इस टाइप की आपको स्ट्रक्चर बनती हुई नज़र आएगी, कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनती हुई नज़र आएगी, कुछ इस तरीके की, ठीक है, कुछ इस तरीके की आपको स्ट्रक्चर बनती हुई नज़र आएगी, ठीक है ना। तो ये तो एक ओवरऑल बनाने का मेथड है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आपको इस तरीके से भी मिल सकता है, वो आपको पहचानना होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या निकालोगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज निकाल लोगे। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट वे भी बताना चाहूँगा, देखिएगा शॉर्ट वे क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैं बात करूँ कि मेटल है और वो लिगेंड, ये मेटल और लिगेंड का बॉन्ड है। अगर मैं आपसे यहाँ से बात करूँ कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होगा, तो आप कहोगे कि यहाँ तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपका आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। कितना आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मेटल लिगेंड से जुड़ी हुई है, इस तरीके से डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा आपका, 2 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। देखते चलिएगा साथ साथ में। ऐसे में बात करूँ अगर ट्रिपल बॉन्ड बनता हो मेटल और लिगेंड के बीच में, डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड हो, मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड हो, ये कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, ये है डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड, देखिएगा यहाँ पर ये रहा। तो उस केस में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देखिएगा, ये डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से अगर आपको मिले, ये डबल बॉन्ड अगर आपको कुछ इस तरीके से मिले, जैसे मैं बात करूँ जैसे कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ही अपन देख लेते हैं एक बार, कुछ इस तरीके का आपको मिले, कुछ इस तरीके का कॉन्ट्रीब्यूशन मिले, तो उस केस में आपको क्या समझना है, उस केस में आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हमेशा, चाहे यहाँ पर कितने भी एटम हो, चाहे कितना भी बॉन्ड हो, चाहे यहाँ पर ये चीज़ भी क्यों ना हो, चाहे यहाँ पर कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट भी क्यों ना हो, ध्यान रखिएगा इस बात का, कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट भी क्यों ना हो, चाहे ऐसा कॉन्सेप्ट हो,
जहाँ भी आपको क्या दिख रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दिख रहा है, वहाँ समझ लेना इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन जो होगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन होने वाला है। कितने इलेक्ट्रॉन का? 2 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन होने वाला है। जहाँ भी आपको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दिखे, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक मैंने पूरा का पूरा आपको एक ओवरव्यू दे दिया। अब आपको टेंशन लेने की कहीं नीड नहीं है, आप आसानी से आप बता सकते हो कि कहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन 1 होगा, कहाँ 2, कहाँ 3, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में होगा 2 इलेक्ट्रॉन, फॉर्मल चार्ज होगा 0, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्मल चार्ज क्या होगा? 0 जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा हो तब, और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन होगा 2 इलेक्ट्रॉन जब आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा हो, वो चाहे यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ बन रहा हो या चाहे ट्रिपल बॉन्ड के साथ बन रहा हो। ये बात माइंड में फिक्स कर लो, ठीक है। आई थिंक अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा फॉर्मल चार्ज निकालने में, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन काउंट करने में और आपको हेप्टेसिटी काउंट करने में, ठीक है। अब फर्दर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, नोट्स में आप चेक कीजिएगा। वो एग्जाम्पल आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। वो एग्जाम्पल्स क्या करोगे? आप खुद से ट्राई करने की एक बार कोशिश कीजिएगा। आई थिंक वो क्वेश्चन एग्जाम्पल्स आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं, अभी हमने ये एग्जांपल देखा था और मैंने आपको बताया था इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन फॉर्म आप क्या देख सकते हो। कल भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। इसका थोड़ा मॉडिफिकेशन फॉर्म आप ये देख सकते हो, ठीक है। इस C3H5 लिगेंड का ऐसा मॉडिफिकेशन फॉर्म देख सकते हो। ऐसे में एक और लिगेंड की बात करता हूँ, देखिएगा एक और लिगेंड की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा कोई लिगेंड है जो कि मेटल से इस तरीके से अटैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ तो आप बोल दोगे कि आसानी से हेप्टेसिटी 1 है, क्योंकि मेटल सिर्फ इस पूरे लिगेंड के एक ही कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। फॉर्मल चार्ज आप क्या बोल दोगे? फॉर्मल चार्ज यहाँ से आप क्या करोगे? बॉन्ड का जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज करवाओगे फॉर्मल चार्ज के लिए, यहाँ एक साइक्लिक सिस्टम है तो उसमें डबल बॉन्ड में तो आप चेक करोगे यहाँ पे कि कोई एरोमेटिसिटी तो नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पहले इस तरफ शिफ्ट करके देख लो। इधर अगर प्लस आएगा तो आपको पता है ये तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेगा। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो क्या होगा? स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल थोड़ी ना होगा भाई, ठीक है। एक एंटीरोमेटिक सिस्टम बन जाएगा। इस वजह से अपन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवाएंगे इस तरफ, और जैसे इधर शिफ्ट करवाएंगे इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन चुका है, एक एरोमेटिक सिस्टम बन चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ एक्चुअल में फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा? -1। इस केस में फॉर्मल चार्ज आ जाएगा -1, ठीक है। और इसी तरीके से आप इलेक्ट्रॉन काउंट भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन भी काउंट कर सकते हो। कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि एक मेटल सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी एग्जांपल का थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म आपको दिखाऊं, कुछ इस तरीके से अगर अपन इसमें मॉडिफिकेशन करें, देखिएगा कुछ इस तरीके से। और ये डबल बॉन्ड भी क्या कर रहा हो जैसे बात करूँ, ये डबल बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन दे रहा हो और इधर से ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हों, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आपके सामने आ जाए। समझ में आया आपको? देखिएगा ये कार्बन तो अपने इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है, ये कार्बन तो क्या कर रहा है? सिग्मा सिंगल बॉन्ड बना रहा है, साथ में ये डबल बॉन्ड भी अपने पाई इलेक्ट्रॉन इस मेटल को दे रहा है और ये डबल बॉन्ड से भी पाई इलेक्ट्रॉन इस मेटल को जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स के थ्रू। इस पूरी ओवरऑल स्ट्रक्चर को मैं किस तरीके से शो कर सकता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। इस पूरी स्ट्रक्चर को मैं कुछ इस तरीके से भी शो कर सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इस तरीके से कि ये पूरा तो मैंने क्या कर दिया? एरोमेटाइजेशन दिखा दिया, एरोमेटिक सिस्टम बना दिया, एक गोला बना दिया। इसका मतलब आप समझते हो, बेंजीन में भी पढ़ते हो आप कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिलोकलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का, और ये जुड़ गई यहाँ से मेटल। तो अब इसका मतलब आप समझ जाना, अगर ऐसी स्ट्रक्चर आपके पास है तो समझ जाना कि यहाँ पाँचों के पाँचों कार्बन एटम्स इस पूरे रिंग के इस मेटल के साथ जुड़े हुए हैं। और ये सर्कल बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? पाई बॉन्ड्स का क्या है? डिलोकलाइजेशन भी है, अल्टरनेटिव ऑर्डर भी है। तो ये और ये स्ट्रक्चर सिमिलर है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो ये कार्बन तो मेटल से जुड़ा हुआ है, तो ये तो एक डायरेक्ट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। यहाँ ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है या कहूँ डबल बॉन्ड इस मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में, इसका मतलब ये कार्बन में पार्टिसिपेट करेगा और ये कार्बन में पार्टिसिपेट करेगा। पीछे भी अपने बात की है, इधर ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है मेटल के साथ, इसका मतलब क्या हुआ? ये कार्बन में पार्टिसिपेट करेगा, ये भी करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पाँचों के पाँचों कार्बन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मेटल के साथ, और साथ में क्या है? यहाँ एक एरोमेटिक सिस्टम भी बन सकता है। इस वजह से तो ये रिंग बना दी और इस रिंग में से ये एक बॉन्ड शिफ्ट कर दिया कुछ इस तरीके का। क्यों? क्योंकि यहाँ पाँचों के पाँचों कार्बन एटम्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन अब देखिएगा थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन फॉर्म, और इसमें अगर कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन हो, अगर कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन हो जैसे ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, सिर्फ यही एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इसमें बनता हो। देखिए तीनों फॉर्म मैंने करा दी। एक तो जब एक ही कार्बन कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, यहाँ मैंने पाँचों कार्बन दिखा दी। अब यहाँ पर आप बताओगे कितने कार्बन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपको दिखेगा ये कार्बन तो मेटल के साथ बॉन्ड बना ही रहा है,
साथ में यहाँ ये कार्बन और ये कार्बन अपने पाई बॉन्ड्स का यहाँ से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, यानी ये भी पार्टिसिपेट करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा। यहाँ से ओवरऑल सिर्फ 3 कार्बन एटम ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पूरे लिगेंड के, इस मेटल के साथ। तो यहाँ हैप्टेसिटी कितनी हो जाएगी 3, जबकि यहाँ हैप्टेसिटी कितनी है ओवरऑल, यहाँ हैप्टेसिटी है 5, क्योंकि पाँचों के पाँचों कार्बन पार्टिसिपेट कर रहे थे, जबकि यहाँ हैप्टेसिटी कितनी थी 1। तो आप यहाँ से देख सकते हो, देखिए ये सारी चीज़ें आगे काम में आने वाली हैं। जब अपन ऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटेलिक्स की एप्लीकेशन पढ़ेंगे तब मैकेनिज्म में अपन ये सब चीज़ें सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आपका ये लिगेंड, इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइनिल, इसको क्या बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन, सीपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सीपी, सीपी इसका एक नोटेशन है, सीपी का मतलब साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन। एनायन क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में क्लीवेज किस तरफ होगा, इस कार्बन की तरफ, इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि एक एरोमेटाइजेशन सिस्टम बन सकता है यहाँ पर। फॉर्मल चार्ज जब निकालोगे ना, फॉर्मल चार्ज तो -1 आएगा। कैसे आएगा? तभी आएगा जब यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर एक एरोमेटिक सिस्टम बनता है। ऑलराइट, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ इसको सीपी बोलते हैं, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन। ये आपका क्या है, सीपी लिगेंड भी है। ये आपका क्या है, सीपी लिगेंड भी है। आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ठीक है। सीपी लिगेंड ये होता है। तो आई थिंक यहाँ तक आपकी बात क्लियरफाई हो चुकी होगी। तो यहाँ पर बोल सकते हैं हैप्टेसिटी 3 है। यहाँ भी अगर आप फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो कितना आ जाएगा, आपको पता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मल चार्ज 0, एक सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ फॉर्मल चार्ज हो जाएगा -1। ठीक है, फॉर्मल चार्ज कैसे आएगा -1, क्योंकि इस कार्बन और इस मेटल में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होंगे कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे कार्बन की तरफ शिफ्ट कराओगे यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और ओवरऑल ये पूरा लिगेंड एक एरोमेटिक सिस्टम बन जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि इस मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट मत करवा देना, क्योंकि फिर तो यहाँ पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा और प्लस चार्ज तो अनस्टेबल होगा, फिर एक एंटी एरोमेटिक सिस्टम बना देगा जो कि अनस्टेबल होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो फॉर्मल चार्ज -1। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर लें, कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो आपको पता है ये एक सिंगल बॉन्ड बन रहा था, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से कंट्रीब्यूट होगा, और ये एक पाई बॉन्ड एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा था। और मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होंगे, 2, ओवरऑल 2 और एक 3, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन हो गया 3। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करूँ कितना इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो यहाँ आप बोलोगे चाहे इस स्ट्रक्चर को ऐसे एज्यूम करना आपको, तो यहाँ आपको दिखेगा कि एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आएगा, इस सिंगल बॉन्ड से, इस कार्बन और इस मेटल से एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आएगा। ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये बन रहा है, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये बन रहा है, 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं, और 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा न्यूट्रल मेथड्स के अकॉर्डिंग। तो कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये बात आपको रखने ध्यान में। फॉर्मल चार्ज यहाँ भी आप निकाल सकते हो, फॉर्मल चार्ज आपका -1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं इनका, तो फॉर्मल चार्ज 0 होता है। फॉर्मल चार्ज सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स का आप कैलकुलेट करोगे तो -1 आएगा ही। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको तीनों फॉर्म बता दिए सीपी लिगेंड की। आई थिंक अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, अब जैसे कुछ और एग्जांपल्स की, मैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। देखिएगा एक एग्जांपल और यहाँ पे चेक इट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने आपको दे रखे हैं नोट्स में, आप चेक इट कर लेना, कहीं कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल देखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ध्यान में रखने योग्य एग्जांपल है, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग में क्या है, यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता था, उस हाइड्रोजन को हटा के मैंने एक मेटल अटैच कर दी। ठीक है, अब यहाँ मैं आपसे पूछूँ हैप्टेसिटी कितनी है, तो आप हैप्टेसिटी बताओगे 1 है। क्यों? क्योंकि पूरी रिंग में से 6 के 6 कार्बन में से सिर्फ यही कार्बन अटैच है मेटल के साथ, तो हैप्टेसिटी होगी 1। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फॉर्मल चार्ज कितना आएगा। तो फॉर्मल चार्ज आप क्या बता दोगे, माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, वो आपको चेक करना है, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा वो बताना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो थोड़ा सा मैं आपको इसको यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिएगा कि यहाँ क्या फ़र्क पड़ता है, प्लस का भी लेके देखेंगे और माइनस का भी लेके देखेंगे। देखिएगा ये आपका बेंजीन रिंग है, ये मेटल है। फॉर्मल चार्ज के लिए मैं क्या करूँगा, फॉर्मल चार्ज अभी भी निकालना हो तो मेटल और कार्बन के बॉन्ड को तोड़ दो। कैसा तोड़ोगे, हेट्रोलाइटिक, यानी आयनिक स्पीसीज बननी चाहिए, तभी तो फॉर्मल चार्ज आएगा। इस लिगेंड पे कोई ना कोई चार्ज आएगा, तो प्लस या माइनस। तो पहला केस मैं लेके देख रहा हूँ, पहला केस मेरा है कि जब मैं इस बॉन्ड को मैं करवा दूँ इस कार्बन की तरफ शिफ्ट। ठीक है, जैसे शिफ्ट करवाया, यहाँ 2 स्पीसीज आपकी बनती हैं। एक तो आएगा, देखिए थोड़ा सा मैं पाई इलेक्ट्रॉन के कॉन्ट्रीब्यूशन को चेंज कर दिया मैंने, यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ मेटल पे आ जाएगा प्लस का चार्ज। ठीक है, एक केस में लेके क्या देख सकता हूँ, एक केस देखिएगा, एक केस थोड़ा ऐसा हो सकता है कि मैं अगर इस मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड को शिफ्ट करवाऊँ तो क्या केस बनेगा।
जैसे करवाऊंगा मैं तो यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ पे आ जाएगा इस कार्बन पे प्लस और इस मेटल पे आ जाएगा माइनस। अब आपको चेक करना है कि इन दोनों में स्टेबिलिटी कहाँ है, इन दोनों में स्टेबिलिटी कहाँ। आपको पता है ये पहले से 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये पहले से एक 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये भी एक 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ इस नेगेटिव से कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है, ना इस प्लस से कोई फर्क पड़ने वाला है। तो यहाँ एरोमेटाइजेशन तो दोनों में सेम है, लेकिन फ़र्क क्या पड़ने वाला है वो आपको चेक करना है। यहाँ आपको दिखेगा कि ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा है। अब थोड़ा इस रिंग के ऊपर फोकस कीजिएगा, आपको पता है ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन, अब मैं कहूँगा ये कार्बन एक sp2 कार्बन है। कैसा कार्बन है? एक sp2 कार्बन एटम है। देख सकते हो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से आएगा इस डबल बॉन्ड में से, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा और एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, टोटल यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा। आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो लगातार बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपका s% कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो बढ़ती जाती है। आपको पता है, जैसे मैं बात करूँ sp3, sp2, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और ये सिर्फ एक s ऑर्बिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ आपको पता है टोटल 25 s% कैरेक्टर, परसेंटेज s कैरेक्टर कितने हैं 25, यहाँ कितने हैं 33%, यहाँ कितने हैं 50% और यहाँ कितने आपके कंप्लीट 100% s कैरेक्टर हैं। तो जैसे जैसे आपका परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ेगा आपकी उस कार्बन एटम की या उस जो भी एटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन में जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी लगातार बढ़ती ही जाती रहती है, ठीक है। यानी आपको यहाँ पे पता है कि एक्चुअल में अगर आप देखो तो sp2 कार्बन, आपको ये sp2 कार्बन तो यानी ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें 33% s कैरेक्टर है, 33% s कैरेक्टर, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होना चाहिए और ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ क्या इस जो भी एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखेगा क्या उस पर प्लस चार्ज स्टेबल रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखेगा, चाहे कोई भी कंपाउंड कोई भी स्पीसीज हो, जहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वहाँ उस एटम पर हमेशा नेगेटिव चार्ज ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा एज ए कंपेयर पॉजिटिव चार्ज। ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि जो sp2 का एटम होता है वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, मोर परसेंटेज कैरेक्टर रखता है, इसलिए वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा अच्छा कैरी करेगा बजाय पॉजिटिव चार्ज के। इसका मतलब अपना ये मेथड गलत है और अपना ये मेथड सही है। इस वजह से ये एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ पर मैं कहूँगा कि यहाँ जो फॉर्मल चार्ज आप निकालोगे, इस स्पीसीज के लिए फॉर्मल चार्ज निकालोगे वो आएगा -1। ये आपको रखना ध्यान। इस वजह से ये एग्जाम्पल एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, ये बात आपको रखनी ध्यान। अब यहाँ तो ये एक एटम कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, अगर मैं कहूँ ये 6 के 6 कार्बन एटम, 6 के 6 कार्बन एटम अगर मेटल के साथ कंट्रीब्यूट करें तो यहाँ पर क्या होगा, कैसी स्पीसीज बना सकता हूँ? तो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ कुछ ऐसी स्पीसीज बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता। इसका मतलब आप समझ जाना कि पूरी रिंग में तो एरोमेटाइजेशन है और एक 6 कार्बन की रिंग है, मतलब 3 ट्रिपल बॉन्ड है और 6 के 6 कार्बन क्या करते हैं, 6 के 6 कार्बन इस मेटल के साथ डायरेक्ट बॉन्डेड अटैच्ड हैं। यानी वहाँ आप थोड़ा कंट्रीब्यूशन कैसा शो करोगे, इसी का थोड़ा मॉडिफिकेशन कैसा दिखा सकता हूँ मैं आपको, कुछ ऐसा शो कर सकते हैं। देखिएगा कुछ ऐसा बोल सकता हूँ, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, तो यहाँ एक्चुअल में ये भी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। मैं डायरेक्ट यहाँ ही बना रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड करेगा, ये भी देगा और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन देगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा आपको अगर विजिबल नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ फिर से, देखिएगा ये सॉरी यहाँ पे ये एक्चुअल में यहाँ ऐसा नहीं बनेगा, मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखिएगा कि ये मेटल है, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये भी और ये भी, ठीक है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन देते हैं, तीन के 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएंगे और एक ऐसी स्पीसीज आपको मिल जाएगी। तो इस केस में अगर ये एग्जांपल है तो यहाँ फॉर्मल चार्ज आपको निकालना हो तो क्या आएगा, आप कहोगे फॉर्मल चार्ज आएगा 0। क्यों? क्योंकि यहाँ इन कंडीशन में 6 के 6 कार्बन तो अटैच है मेटल के साथ, और 6 के 6 कार्बन मेटल के साथ कब अटैच हो सकते हैं, जब यहाँ इस पूरी बेंजीन रिंग में जो 3 डबल बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए मेटल के साथ, और जैसे मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे, कुछ ऐसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे, फॉर्मल चार्ज हो जाएगा 0, क्योंकि पता है आपको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स का फॉर्मल चार्ज 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन की बात आए, अगर ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इस कंडीशन में तीनों के तीनों डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं मेटल के साथ, यानी 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है न्यूट्रल मेथड के अकॉर्डिंग। तो 3 डबल बॉन्ड कितने
इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूट करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूट करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल एग्जाम्पल हुआ। इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल चेक कर सकते हो। मैंने काफ़ी एग्जाम्पल्स आपको नोट्स में आपको प्रोवाइड करवाए हैं, जितना हो सके उतना मैंने आपको एग्जाम्पल प्रोवाइड करवाए। कहीं ना कहीं आपको कोई दिक्कत अगर हो तो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो, डायरेक्ट कमेंट कर देना आप, ठीक है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप, क्योंकि आपको फ्री ऑफ नॉलेज में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, कंप्लीट नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आपका भी बनता है एक हिसाब कि आप भी क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखो, पढ़ो, मेहनत करो घर पर। कहीं भी आपको कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है, मेहनत करते जाओ लगातार, क्योंकि मैं इतने एग्जाम्पल्स करवा दूंगा कहीं आप क्वेश्चन गलत होने की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ये बात आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ फर्दर मैंने एग्जाम्पल्स नोट्स में दे रखे हैं, तो वो आपको खुद से ट्राई करने हैं, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, ईजी होंगे। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, ओवरऑल मैंने आपको यहाँ तक क्लियर करवा दिया, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूँ, स्टार्टिंग में हमने एक चीज़ देखी थी, मैंने आपको बताया था कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअल में वो किसके लिए कर रहे हैं, अपने को निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। जहाँ मैंने आपको बताया था कि जो आपका जो C=M+F, C=M+F के लिए मैंने आपको एक बताया था, C क्या है, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज क्या होगा, ठीक है। और M आपका क्या होगा, M आपका मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर होगी, और L क्या होगा, फॉर्मल चार्ज ऑन लिगेंड। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब यहीं से मुझे एक एग्जांपल करना है इसी पर बेस्ड, क्योंकि अपन ने क्या क्या सीख लिया, फॉर्मल चार्ज निकालना अपन ने सीख लिया, आसानी से इजी वे में सीख लिया, ठीक है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी एग्जांपल को ले सकते हैं जहाँ से हमें उसके लिए कोई भी चाहे तो आप यहाँ से मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, चाहे यहाँ से आप जो चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जांपल पुट अप कर रहा हूँ, देखिएगा। कुछ एक ऐसा एग्जांपल है, ये यूरेनियम है, ये अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था यूरेनोसिन, मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। एक F ब्लॉक का एलिमेंट जो कि है एक लेंथेनाइड एक्टिनाइड जो कि क्या कर रहा हो, ऑर्गेनोमेटेलिक बना रहा हो, तो वो एक ऐसा ही कंपाउंड होता है यूरेनोसिन। यहाँ आपको निकालना है, एक्चुअल में आपको निकालना है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। यहाँ आपको निकालनी है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे है, तो उसी के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था उस टाइम पर कि हमेशा क्या करोगे, C=M+F। C होता है आपका चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब आप देखिए, खुद देखिए, क्या इस पूरे कंपाउंड पे, इस यूरेनोसिन पर क्या कोई चार्ज है, नहीं, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, चार्ज हो गया 0 =। अब आप यहाँ से क्या निकालोगे, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है, तो यहाँ पे M तो M रह जाएगा प्लस। अब बात आती है फॉर्मल चार्ज की कि आपका फॉर्मल चार्ज कितना होगा। तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे, आपको पता है इस यूरेनियम जो मेटल है, इस यूरेनियम मेटल से 2 लिगेंड अटैच्ड हैं, दोनों सेम ही है, ये लिगेंड भी और ये लिगेंड भी। अब बात आती है यहाँ से इनका फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला जाए, फॉर्मल चार्ज हम कैसे कंट्रीब्यूट करें, वो आपको चेक करना। तो यहाँ से आप क्या चेक कर सकते हो, यहाँ से थोड़ा सा आप इस चीज़ को मॉडिफाइड फॉर्म में, यहाँ से आप इस चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में इस एग्जाम्पल के लिए आप क्या सीख सकते हो, देखिएगा मैं भी आपको बता रहा हूँ जस्ट। चलिए इस एग्जांपल में अपन देखते हैं फॉर्मल चार्ज कैसे आपको कैलकुलेट करना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। मैं इस रिंग की मैं अगर बात करूं, पर्टिकुलर इस रिंग की अगर मैं बात करूं, देखिएगा ये रिंग कुछ इस तरीके का कंट्रीब्यूट कर रही है, यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ यहाँ यहाँ, और आपका जो टोटल कंट्रीब्यूट आपको दिख रहा है ये कुछ, ये रिंग में जो एक्चुअल में है ये कुछ इस तरीके का मॉडिफिकेशन है, ये कुछ इस तरीके का ये कंपाउंड है, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा बनाने में, स्ट्रक्चर में बनाने में मिस्टेक है, ये कुछ इस तरीके का है, ये कंपाउंड जो है कुछ इस तरीके का है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके का ये है, ठीक है। यहाँ भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये कंपाउंड एक्चुअल में कैसा है, इस तरीके का है। अगर आप पूरा रिंग करोगे तो फिर तो ये 8 के 8 ही एटम्स कंट्रीब्यूट करने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो चाहे तो आप इसको ऐसा ही बना सकते हो या फिर ऐसा भी, कोई दिक्कत की बात नहीं। बात आती है कि फॉर्मल चार्ज एक्चुअल में अपने को कैसे कैलकुलेट करना है, वो अपने को देखना है। अब यहाँ आपके माइंड में आएगा कि यूरेनियम तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का आप बोल दो कि फॉर्मल चार्ज होता है 0, ठीक। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आपने इसका फॉर्मल चार्ज 0 किया, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। क्यों गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ये एक्चुअल में ये जो आपका कंपाउंड होता है, अगर आपने एरोमेटिसिटी अगर आपने पढ़ी हो तो ये कंपाउंड एक्चुअल में जैसा आपको दिख रहा है ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअल में क्या करता है, होमो एरोमेटिक सिस्टम होते हैं। कैसे होते हैं, होमो एरोमेटिक सिचुएशंस में ये कंपाउंड्स आते हैं।
यहाँ जो बॉन्ड का क्लीवेज एक्चुअल में होगा, ये एक्चुअल में कैसा चार्ज कैरी रखते हैं, ये कुछ ऐसा चार्ज कैरी रखते हैं, ध्यान से दीजिएगा, ये कुछ ऐसा चार्ज कैरी करते हैं, यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, ये आपको ध्यान रखना है। एक्चुअल में आपको यहाँ तो सिस्टम को देखोगे तो आप कहोगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये एक एंटी एरोमेटिक सिस्टम हो गया, नॉट स्टेबल हो गया। अगर आपने फॉर्मल चार्ज 0 कर दिया, इसका मतलब तो क्या होगा, आपने इस कंपाउंड को ऐसा, इस लिगेंड को ऐसे कैसा एक्सेप्ट कर लिया और ऐसे का ऐसा एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब यहाँ पे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन ये तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं होता है, एक्चुअल में होता है 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कैसे, ये जो बॉन्ड क्लीवेज होगा एक्चुअल में क्या रखेगा, यहाँ भी ये कार्बन एटम भी और ये कार्बन एटम दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो यहाँ से ओवरऑल आप बोल सकते हो कि ये कैसा बन रहा है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन रहा है और ये आपका कैसा हो चुका है, एक एरोमेटिक हो चुका है, एक एरोमेटिक सिस्टम हो चुका है। ये इस तरीके से आप समझना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक एक्सेप्शन मान सकते हो इसको, इस एग्जाम्पल को एक एक्सेप्शन फॉर्म में मान सकते हो, इसीलिए वजह से मैं आपको करवा रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि एक्चुअल में ये कंपाउंड में डायरेक्ट आप फॉर्मल चार्ज 0 मत कर देना, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड समझ के, ठीक है ना। इसको थोड़ा इस फॉर्म में आपको कोरिलेट करना है, आगे कहीं भी अगर यूज हो तो भी। यहाँ ये एक्चुअल में फॉर्मल चार्ज कितना रखेगा, आपको साफ साफ दिख रहा है, एक नेगेटिव चार्ज ही, एक नेगेटिव चार्ज है, फॉर्मल चार्ज यहाँ पे आएगा -2। ऐसे ये रिंग भी आपका फॉर्मल चार्ज कितना रखेगी, -2 फॉर्मल चार्ज रखेगी, ना कि 0, ध्यान रखना, ठीक है ना। एक्चुअल में इस तरीके का एरोमेटाइजेशन ये कंपाउंड रखता है, 10 पाई एरोमेटिक सिस्टम होगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में रखेगा। होमो एरोमेटिक सिस्टम होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। जब अपन एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे तो मैं आपको ये चीज़ें करवाऊंगा। अब यहाँ से आपको समझ में आया कि फॉर्मल चार्ज 2 यहाँ से 2 यहाँ से, टोटल -4 फॉर्मल चार्ज आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, +4, यानी आपका जो यूरेनियम है ये एक्चुअल में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये आपका आज का एग्जाम्पल था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो मैंने आपको करवाया है, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, कंपाउंड्स जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करवाऊंगा, सब एग्जांपल्स आपको करने ही करने हैं, ध्यान रखना, सब एग्जांपल्स आपको करने हैं। एक एरोमेटिक है। अब आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि सर आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपने ऐसा क्यों कर दिया, इसको ऐसा क्यों बना दिया। तो मैं यहाँ से एक चीज़ क्लियरिफाई करता हूँ, देखिएगा। अगर आप क्या करोगे, कंप्लीट अगर ऐसा कंट्रीब्यूशन मान, चलो आप इसको ऐसा भी मान सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, ये देखो, क्योंकि इस सर्कल का मतलब ही मैंने आपको बताया था कि देखो 8 है, 8 कार्बन एटम, 8 कार्बन एटम में अगर सर्किल बन रहा है, इसका मतलब वहाँ पे 4 डबल बॉन्ड है। सिंपल है ना। जैसे 3 आपने इस टाइप का कोई कंपाउंड किया था भी अपन ने, तो आपके माइंड में क्या आया था कि 6 कार्बन है, 6 कार्बन है और एक बीच में सर्किल बन रहा है, एक रिंग बन रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। एक बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड बना देते हैं, ऐसे 8 कार्बन है और 8 कार्बन में रिंग बन रही है, एक सर्किल, मतलब वहाँ पे 4 डबल बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में है, ठीक है ना। तो यहाँ से 4 डबल बॉन्ड यहाँ से आ सकते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में ये कंट्रीब्यूशन तो आपको ऐसा दिखेगा, साफ साफ ये कंट्रीब्यूशन तो आपको ऐसा दिखेगा, 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है। इसकी 2 फॉर्म एग्जिस्ट होती हैं। 2 फॉर्म कौन कौन सी एग्जिस्ट होती हैं, देखिएगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ से एक फॉर्म तो बन सकती है कि ये बॉन्ड पे दोनों ++ चार्ज आ जाए, और इसको क्या शो करते हैं, देखो आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ इसको 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कर दिया, माइनस चार्ज ला के, इसको 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी तो बना सकते हैं यहाँ पर दोनों ++ करके, तब भी तो ये एरोमेटिक है, तब भी तो ये एरोमेटिक ही है। तो इसको ++ क्यों नहीं लेके आए, माइनस ही क्यों लेके आए, माइनस ला के इस पर फॉर्मल चार्ज -2 क्यों कर दिया, इस पर ++ चार्ज ला के फॉर्मल चार्ज +2 भी तो कर सकते थे अपन, लेकिन वो क्यों नहीं करेंगे, उसका मतलब समझो। अगर आपने यहाँ पे ++ लगा दिया दोनों तरफ, दोनों चार्ज, तो यहाँ आपको पता है ये एक्चुअल में क्या है, वही sp2 कार्बन ही तो है, ये sp2 कार्बन ही तो है, और sp2 कार्बन हमेशा कैसा चार्ज कैरी रखते हैं, माइनस चार्ज कैरी रखते हैं, माइनस चार्ज से उनको स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स होते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले, तो इन पर माइनस चार्ज ही ज़्यादा स्टेबल रहता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हुआ माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो इसका माइंड आपके माइंड में आना चाहिए कि यहाँ नेगेटिव क्यों आया है, ये आप समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है ना। ++ लोगे तो भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा, 2 2 4 2 6, एरोमेटाइजेशन भी है, ठीक है, होमोएरोमेटिक कंपाउंड भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, सही है बात, लेकिन वो स्टेबल नहीं होगा इस कंपाउंड के जितना ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे sp2 कार्बन पर क्या आ चुका है, ये जो आपका sp2 2 कार्बन थे इन पर प्लस चार्ज आ चुका है, जो कि स्टेबिलिटी नहीं होते हैं इतने। तो आई थिंक आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि अपन ऐसा क्यों किया, किस वजह से इस C8H8 कंपाउंड पर आपका -2 चार्ज कैरी हुआ फॉर्मल चार्ज। आई थिंक ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा, नोट्स में प्रोवाइड हो जाएगा, डोंट बी वरी। और कुछ एग्जांपल्स हम आपको करने हैं, नहीं अगर समझ में आए, कोई भी एग्जांपल समझ में नहीं आए, आप मुझे कमेंट कर सकते हो,
और यूट्यूब चैनल के मेरे अबाउट के सेक्शन में मोबाइल नंबर भी है, ईमेल एड्रेस भी है, सब कुछ। आप कहाँ जहाँ भी आपका मन करे आप मुझे अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हो। कोई भी डाउट अगर आपको वीडियो से रिलेटेड हो, कोई एग्जाम्पल से रिलेटेड डाउट हो तो। आपका काम क्या है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप भी पढ़ोगे, कंटिन्यू मेहनत करोगे, साथ में साथ वीडियो को पूरा देखोगे, अच्छे से कोई डाउट हो तो पूछोगे। मेहनत आपकी है, इधर मैं कर रहा हूँ, उधर आपको भी करनी है, ठीक है ना। वीडियो लेक्चर कम से कम इसको 30 वीडियो लेक्चर्स आएंगे तभी जाके पूरी ऑर्गेनोमेट्रिक कंप्लीट होगी। लेकिन आपके 30 नंबर 25 से 30 नंबर आराम से क्लियरफाई हो जाएंगे, कहीं सिलेक्शन से कोई रोकने वाला ही नहीं है। क्योंकि इनऑर्गेनिक में है क्या, कोऑर्डिनेशन ज़्यादा लेंदी है और ऑर्गेनोमेट्रिक लेंदी है। ये दोनों कर लिए तो आराम से आपके 50 नंबर पक गए। और 50 अकेली 50 नंबर 2 यूनिट दे के जा रहे हैं आपको, आप सोच सकते हो अकेली सिर्फ 2 यूनिट 50 के अप्रॉक्स नंबर। फिर एफ ब्लॉक कितना छोटा सा है, ठीक है ना। इसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो रही, तो यहाँ से तो 2-4 नंबर की क्वेश्चन तो आराम से आप कैरी कर सकते हो। सिलेक्शन से कोई नहीं हो सकता है, बस आप मेहनत करते जाओ। फिर जो जून 2022 में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आप आराम से एलिजिबल होंगे और आराम से आपके सारे टॉपिक्स में करवा दूंगा, इनऑर्गेनिक फिजिकल के भी। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आपको पता है बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, करवाने में इनको टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। और मेरे जो कम्युनिटी पोस्ट है उसको भी चेक कीजिएगा, उसमें वहाँ पे भी लाइक वगैरह शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अटैच होंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। कहीं अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ समझने में दिक्कत हो तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूँगा, आप अपने डाउट्स भी पूछिएगा, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।